गुड मॉर्निंग दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में मराठा साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। मराठा साम्राज्य में अगर बात की जाए तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मराठा शासकों के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पेशवाओं के बारे में, और पेशवाओं को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम इन सभी को डिटेल में कहानी के माध्यम से जानेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मराठा साम्राज्य एवं आंग्ल मराठा से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इस वीडियो के अंदर से ही पूछेगा। आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मराठा साम्राज्य की अगर बात की जाए तो भारत में इसकी समय काल की अगर बात की जाए तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में, और इसके बाद ही यहाँ प्रभुत्व में आया था, यानी 17वीं शताब्दी के बाद मराठा साम्राज्य का भारत में शासनकाल था। तो इससे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा इसके आसपास के क्षेत्रों में भारत में, जानते हैं कि क्या हालात थी। तो बात की जाए 1707 की, तो इस समय भारत में जो मुगल शासक थी वह केंद्रीय शक्ति थी और यही भारत में राज्य करती थी। तो इसके एक शासक हुआ करते थे जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, सबसे मजबूत शासक थे, वह थी औरंगजेब। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है भारत में मुगल शासन में, तो इसके बाद औरंगजेब के बाद जितने भी शासक बनते हैं उसमें वो क्षमता नहीं रहती है जो पहले वाले शासकों में थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुगलों का पतन होना शुरू हो जाता है, और उस समय भारत में जितने भी क्षेत्रीय शक्तियाँ जो थी वो सामने उभर कर आती है, और वह अलग अलग अपने क्षेत्र को विकसित करने लगता है और उसमें अलग अलग राज्य की स्थापना करने लगता है, और वह खुद स्वतंत्र होना चाहता है और वह होने लगता है। जिसमें अगर बात की जाए तो मैसूर, बंगाल, हैदराबाद, मराठा, अवध और भी छोटे छोटे राज्य थे। और इसमें जो सबसे शक्तिशाली राज्य उभर कर आया जो मुगलों से और अंग्रेजों से सामना करने में हिम्मत रखता था वह था मराठा। मराठा अगर बात की जाए तो उसमें बहुत शक्तिशाली सामने उभर कर आया, और धीरे धीरे यह जाकर मुगलों से और फिर अंग्रेजों से अपना सामना किया। अगर हम उस समय की मराठा क्षेत्र की बात की जाए तो वर्तमान में अगर क्षेत्रों को पता करके चले तो ये पता आपको चल जाएगा कि उस समय का मराठा क्षेत्र कैसा था। तो वर्तमान में जो अभी मुंबई है वो जो मराठा क्षेत्र में आते थे, उसके बाद पुणे जो यहाँ पे पेशवाओं का मुख्य निवास था, उसके बाद बरार, गोलकुंडा और केंद्रीय भारत का कुछ हिस्सा, और उसके साथ वर्तमान जो पूरा महाराष्ट्र है वो उस समय मराठा के अंतर्गत आता था। अगर मराठा साम्राज्य के पूर्वजों की अगर बात की जाए तो राजस्थान के सिसोदिया वंश से यह रिलेटेड थे। वहाँ पे इनके दो पूर्वज रहते थे, एक थे सुजाऊ सिंह और एक थे सज्जन सिंह। जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान के मेवाड़ अभियान हुआ था तो यहाँ से सुजाऊ सिंह और सज्जन सिंह राजस्थान से चल पड़े थे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आकर ये बस गए थे। उसके बाद धीरे धीरे ये अपने मराठा शक्ति को बढ़ाने लगे और फिर मराठा शक्ति का उदय हुआ था, और इसी के संस्थापक हुए थे वीर शिवाजी महाराज। और इन्होंने ही एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की जिसका नाम रखा गया मराठा साम्राज्य। और दूसरी तरफ इनके समकालीन की अगर बात की जाए तो मुगल में थे उस समय औरंगजेब, और यह एकदम मुस्लिम शासक था जो हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाना चाहता था और बनाता था। तो शिवाजी ने भी ठान लिया था कि जितनी तुम हिंदुओं को क्षति पहुंचाओगे उतनी हम उसकी सुरक्षा करेंगे। और धीरे धीरे करके शिवाजी महाराज और पेशवाओं ने काफ़ी हद तक हिंदुत्व के राज्य की रक्षा की, और धीरे धीरे मराठों और पेशवाओं ने हिंदुत्व साम्राज्य की स्थापना करके हिंदुओं की रक्षा की। और इनका एक सपना था कि हम दिल्ली पे आक्रमण करके पूरे राष्ट्र को अपने कब्जे में कर पूरे एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। लेकिन एक समय आया 1761 जहाँ पे पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और वहाँ पे इनकी शक्ति में कमी आई थी। तो इन सभी बातों को ही हम लोग आगे जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं शिवाजी के बारे में जो स्थापना किए थे मराठा साम्राज्य की। तो सबसे पहले हम शिवाजी के कुछ बारे में जान लेते हैं। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को, और इनका जन्म हुआ था पूना जिला में जो शिवनेरी दुर्ग है उस समय हुआ था इनका जन्म। और इसी शिवनेरी किला में जन्म होने के कारण ही शिवाजी का नाम शिवाजी रखा गया था। और इनके पिताजी शाहजी भोसले थे और इनकी माता का नाम था जीजाबाई, और इनकी पत्नियां अनेकों थी जिसमें 3 पत्नियों की अगर बात की जाए तो एक साईबाई, एक थी सोयराबाई और एक थी पुतलीबाई। और इनके राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो इनके 2 गुरुओं की चर्चा है। एक थे राजनीतिक गुरु जो इनके दादा कोंडदेव थे, और दूसरे थे धार्मिक गुरु जो थे रामदास। और इनकी राजधानी की बात की जाए तो मराठा की राजधानी पड़ती थी उस समय रायगढ़, और इनकी राजकीय भाषा की अगर बात की जाए
तो वह थी मराठी और संस्कृत, ये इनकी भाषा थी। जब ये अपना शासन वहाँ पे करने लगे तो धीरे धीरे कुछ समय तक अपने क्षेत्रों में प्रारंभिक अभियान शुरू किया और उसमें विजय प्राप्त की। उसमें अगर बात किया जाए तो इनका पहला जो अभियान था वह था तोरण किला के खिलाफ और इनको विजय प्राप्त किया किला। उसके बाद 1647 में कोंडाना किला को जीता। उसके बाद 1654 में पुरंदर किला को भी जीत लिया था और 1656 में अगर बात की जाए तो जावली किला पर विजय प्राप्त की। और उसके बाद 1657 में एक समय आया जो प्रथम बार मुगलों से संघर्ष हुआ था शिवाजी के, और यह छोटा मोटा संघर्ष था, ये एकदम आमने सामने व्यक्ति रूप से नहीं था। तो ये इनके प्रारंभिक कुछ अभियान थे। लेकिन एक समय आया 1659 का, जो यहाँ पे शिवाजी पूरे भारत में प्रसिद्धि पाई और वो लोकप्रिय हो गए थे। वह घटना क्या था, तो वह घटना था अफजल खान की मृत्यु शिवाजी द्वारा किया गया था। तो वह क्यों किया गया था, तो बीजापुर जो इनके शासक थे, यहाँ पे जो मराठा पड़ता था और यहाँ पे एक पड़ता था बीजापुर। बीजापुर के उस समय अगर सूबेदार की बात की जाए यानी शासक की बात की जाए तो वह पड़ते थे अली आदिल शाह। अली आदिल शाह का एक सेनापति था जिसका नाम था अफजल खां। आदिल शाह ने ही अफजल खां को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन जब मारने आया तो सूझबूझ के द्वारा शिवाजी के द्वारा ही अफजल खान की मृत्यु कर दी गई थी 1659 ईस्वी में। फिर उसके बाद ये पता चली केंद्र में मुगलों को, तो मुगलों में उस समय जो शासक थे मुगल के वह थे औरंगजेब, और औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा था अनेकों सैनिकों के साथ। जब औरंगजेब का मामा कौन था, तो वह था शाइस्ता खान। जब शाइस्ता खान लड़ने आया था शिवाजी से तो यह सबसे पहले जाकर मिला बीजापुर से, यानी जो शाइस्ता खान था यह मुगल से आया था और यह आके सबसे पहले बीजापुर से और बीजापुर के शासक के साथ मिलकर फिर ये अटैक किया था मराठा साम्राज्य पे। उस समय मराठा साम्राज्य में कौन थे, तो वो थे शिवाजी। जब शिवाजी से इनका संघर्ष हुआ शाइस्ता खान का, तो शुरू में शाइस्ता खान जीत जाता है और पुणे, चाकन और कल्याण के किला पर अधिकार हो जाता है। लेकिन 1663 में ही शिवाजी मौका का फायदा उठाकर 1663 में शाइस्ता खान पर आक्रमण करते हैं और उसके एक पुत्र था अब्दुल फतेह खान को मार डालते हैं और शाइस्ता खान वहां से दिल्ली भाग जाता है। और दिल्ली भागने के बाद औरंगजेब के पास पहुंचता है तो औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल का बाद में सूबेदार बना देता है और फिर से शिवाजी का पुणे, चाकन और कल्याण पे किला पे उनका अधिकार हो जाता है। तो फिर उसके बाद शासन जब चलने लगता है तो एक समय आता है उसके बाद 1664 जिसमें सूरत की पहली लूट होती है और सूरत पे उस समय मुगलों का अधिकार रहता है और सूरत उस समय मुगलों का व्यावसायिक केंद्र था जहाँ से अनेकों व्यापार हुआ करते थे और सूती वस्त्रों और मसाला का भारी मात्रा में निर्यात होने की वजह से यहाँ पे शिवाजी के द्वारा 1664 में सूरत पे लूट हुई थी और ये इनकी पहली लूट ही थी। और उस समय सूरत का जो सूबेदार था जो मुगलों की तरफ से था वह था इनायत खान। इनायत खान को जाकर पराजित करते हैं शिवाजी और 1664 में सूरत को अच्छी तरह लूट लेते हैं। और लूट में वहाँ पे अगर बात की जाए तो सूरत से 1 करोड़ रुपए की लूट की जाती है शिवाजी के द्वारा। और वहाँ पे उस समय अगर अंग्रेज भी यानी यूरोपीय कंपनियां जो आ गई थी, इसमें अंग्रेज, डच और पुर्तगाली थी, इनकी फैक्ट्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था शिवाजी के द्वारा। वहाँ पे केवल मुगलों को टारगेट करके उनको ही केवल लूटा जाता है। जब इस लूट का पता चलता है औरंगजेब को तो वह पूरी तरह बौखला जाता है और उसने जय सिंह को भेजता है शिवाजी से लड़ने के लिए। तो औरंगजेब ने ही भेजा था जय सिंह को। और जय सिंह कौन था, तो यह कच्छावा राजा था और यह आता है शिवाजी से लड़ने। और जय सिंह जब शिवाजी से लड़ने आया था तो वह लाखों के सैनिकों को लेकर आक्रमण करने आया था। इसको देखकर शिवाजी जान गए कि हम इस युद्ध को जीतने वाले हैं नहीं। वहां पे इन्होंने सूझबूझ दिखाई और उनके सामने सरेंडर हो गए। तो इस युद्ध में जय सिंह जीत गया था शिवाजी से। यह हुआ था 1665 में। जब यह युद्ध जीत गया जय सिंह तो इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी जिसका नाम है पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि 1665 में हुई और यह किसके किसके बीच में हुई थी, तो यह हुई थी शिवाजी और जय सिंह के बीच में, क्योंकि ये हार गए थे तो यहाँ पे संधि करना था शिवाजी और जय सिंह को। तो यहाँ पे इस संधि के तहत क्या हुआ था, तो शिवाजी के द्वारा 23 किला जो था वह मुगलों को प्रदान कर दिया गया और बीजापुर के खिलाफ मुगलों की मदद करने का वादा किया। यानी अंग्रेज बोले कि हम जब भी बीजापुर पे हमला करें तो आपको हमको सैन्य सहायता करना पड़ेगा। और उस समय शिवाजी के पुत्र थे सांबाजी। सांबाजी को 5000 का मनसब दे दिया गया। उसके बाद जब यह संधि हो गई तो जय सिंह के द्वारा शिवाजी और उसके पुत्र सांबाजी को औरंगजेब के दरबार में ले गया कौन, जय सिंह। जब उसको वहाँ पे पेश किया गया तो वहाँ धोखों से शिवाजी और सांबाजी को वहाँ पे कैद बना लिया गया
और आगरा के जयपुर भवन में इनको कैद करके बंदी बना लिया गया। लेकिन शिवाजी और संभाजी भी तलाक थे। इन्होंने 1666 में शिवाजी और संभाजी मुगलों की कैद से फरार हो गए और संभाजी और शिवाजी अपने जब क्षेत्र में आए तो यहाँ पे अनेकों आर्थिक नुकसान हो चुका था क्योंकि ये दोनों नहीं थे। तो फिर आते ही इन्होंने कुछ दिनों के बाद 1670 में सूरत की दूसरी लूट हुई। सूरत की पहली लूट 1664 में हुई थी और यहाँ पे आते ही इन्होंने दूसरी बार लूट की 1670 में। जब इन्होंने लूट की सूरत की दूसरी बार तो फिर इनका आर्थिक जो स्थिति था वह ठीक हो गया। फिर 1674 में इनकी राज्याभिषेक होता है पहली बार रायगढ़ के किला में। तो रायगढ़ उस समय मराठों की राजधानी हुआ करती थी। वहाँ पे 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक किया जाता है। और राज्याभिषेक कौन करता है तो उस समय पुरोहित रहते हैं एक वाराणसी के गंगा भट्ट, इन्हीं के द्वारा राज्याभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी 2 उपाधियों को धारण करते हैं। एक करते हैं छत्रपति महाराज और इसी के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाने लगे। उसके बाद इन्होंने एक ली थी हिंदू बादशाह की उपाधि। तो ये दोनों उपाधि धारण की थी राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। और जब राज्याभिषेक हो गया था तो उसके 10 दिनों के बाद जो इनकी एक माता थी जिनका नाम था जीजाबाई, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर शिवाजी द्वितीय राज्याभिषेक करवाते हैं और इसके 10 दिन बाद यानी 1674 में ही द्वितीय राज्याभिषेक होता है। और इसमें जो पुरोहित से वह थे कांची से आए थे, इनका नाम था निश्चलपुरी गोस्वामी। जो पहला हुआ था उस वह वाराणसी से आए थे गंगा भट्ट और इसमें आए थे निश्चलपुरी गोस्वामी कांची से। इनका अंतिम अभियान की बात की यानी शिवाजी का अंतिम जो अभियान था वह था कर्नाटक अभियान जो 1677 से 78 के बीच में। और इनका पहला अभियान था तोरण अभियान, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद 1680 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और इनके बाद इनका उत्तराधिकारी पुत्र बनता है। तो शिवाजी का हम कुछ कार्यों को जो क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में सबसे पहले उनको जान लेते हैं, फिर इनके उत्तराधिकारी की बात करेंगे। तो इनके विशेष कार्यों में अगर बात करें हम तो यह स्वतंत्र हिंदू स्वराज की स्थापना की थी और इन्होंने ही छापामार युद्ध शैली का विकास किया था। और भारतीय नौसेना का जनक बोला जाता है शिवाजी महाराज को ही। मराठा साम्राज्य की शासन को चलाने के लिए शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान की स्थापना की गई थी। यह अष्टप्रधान क्या था तो उसमें इनके शासन को देखरेख के द्वारा चलाया जाता था, यानी आप इसको मंत्रिमंडल भी बोल सकते हैं। जो इसको शिवाजी नाम दिए थे अष्टप्रधान। तो पूछ लेता है अष्टप्रधान किसके शासनकाल में था, तो याद रखिएगा शिवाजी के शासनकाल में था। तो इन अष्टप्रधानों में कौन 8 मंत्रिमंडल थे और ये इनका क्या काम था, आइए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एक थे पेशवा जिनको प्रधानमंत्री बुलाया जाता था। और प्रधानमंत्री की कार्यों की बात की जाए तो यह सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे। और उसके बाद है अमात्य, अमात्य को ही बुलाया जाता था मजूमदार। और यह एक लेखा परीक्षक थे यानी यह राजस्व मंत्री थे। और यह राज्य के बारे में जितने भी आय व्यय हुआ करता था इनका लेखा जोखा रखना ही मुख्य कार्य था राजस्व मंत्री यानी अमात्य का। उसके बाद था इनका एक मंत्री जिनका नाम था सुमंत, और सुमंत बोला जाता था विदेश मंत्री को। इनका कार्य क्या था, ये सभी विदेशी मामलों में राजा को सलाह दिया करते थे सुमंत, इनको सुमंत बोला गया। उसके बाद बोला गया वाक्यानवीस। वाक्यानवीस की बात की जाए तो इनको बोला जाता है सूचना मंत्री। सूचना मंत्री की अगर बात की जाए तो ये आधुनिक गृह मंत्री के समान था, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद था सरनवीस। सरनवीस अगर बात की जाए तो इनको बोला जाता था पत्राचार मंत्री। यह सभी प्रकार के राजकीय पत्र व्यवहार की देखरेख करने वाला अधिकारी था। उसके बाद थे सर ए नौबत जो हुआ करते थे सेनापति या सेना का प्रधान हुआ करते थे। उसके बाद एक थे इनका पंडित राव। पंडित राव की बात की जाए तो यह धार्मिक मंत्री था जो धार्मिक मामलों का प्रधान हुआ करते थे। और उसके बाद एक थे न्यायाधीश जो न्याय मंत्री हुआ करते थे, यानी ये मुख्य न्यायाधीश का कार्य करते थे। और जितने भी ये अष्टप्रधान है यानी जो आप 8 मंत्री देख रहे हैं इनकी कोई अस्थाई या और अनुवांशिक नहीं थे। ये राजा के इच्छा पर्यंत थे, जब चाहते राजा इनको हटा देते थे और इनको इनके कार्य के बदले नगद वेतन दिया जाता था इन सभी 8 यानी अष्टप्रधान मंत्रियों को। और मराठा साम्राज्य के अगर आय की बात की जाए तो मराठा शासकों के द्वारा यानी शिवाजी के द्वारा टैक्स वसूला जाता था। और उस टैक्स की बात की जाए तो वह 2 टैक्स था, एक था चौथ और दूसरा था सरदेश मुखी। ये क्या था, चौथ की अगर बात की जाए तो चौथ से देखिए खुद ही चौथ यानी चौथाई है, यानी 1/4 कर लिया जाता था, यानी 25% कर लिया जाता था। यह लिया जाता था बाहरी क्षेत्रों से, यानी मराठा को छोड़कर जितने भी अगल बगल के राज्य थे
ये अगर जिसको यानी हरा दिए, यानी मानिए अगर बीजापुर था तो बीजापुर को मानिए ये अगर हरा देते शिवाजी तो वहाँ से 1/4 आय का लेते, और यानी बाहरी क्षेत्र से लेते और उनकी रक्षा करते। और दूसरा था सरदेशमुखी। देखिए सरदेश, देश से खुद आ रहा है देश, यानी अपना देश। अगर अपना से अगर बात की जाए तो अपने देश से बात की जाए तो वहाँ से लेते थे 1/10 यानी 10% लेते थे, और ये आंतरिक क्षेत्र से लेते थे। तो याद रखिएगा चौथ और सरदेशमुखी जो था वह टैक्स था जो शिवाजी के द्वारा वसूला जाता था, ये याद रखिएगा। ये शिवाजी के द्वारा किए गए सभी कार्य थे मुख्य। अब हम देखते हैं इनके उत्तराधिकारी को, यानी कौन कौन से उसके बाद इसके उत्तराधिकारी हुए थे, क्योंकि 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इनको उत्तराधिकार ही मराठा साम्राज्य पे शासन करते हैं। शिवाजी के 2 पुत्र थे, एक थे संभाजी और दूसरे थे राजा राम, और ये दोनों पुत्र जो थे वो अलग अलग माता के पुत्र थे। अगर बात की जाए संभाजी की तो संभाजी की माता का नाम था साईबाई, जबकि राजा राम की माता का नाम था सोयराबाई। तो सबसे पहले इन दोनों में बड़े थे संभाजी, तो संभाजी बनते हैं शासक शिवाजी महाराज के बाद। तो संभाजी की अगर बात करेंगे 1680 से 89 तक ये मराठा साम्राज्य के शासक रहे, और फिर इसके बाद बने थे राजा राम। तो सबसे पहले हम संभाजी की बात कर लेते हैं। संभाजी के समय मराठा राज्य की राजधानी जो थी वह रायगढ़ थी, और संभाजी के एक पुत्र थे जिनका नाम था साहू जी, ये नाम आप याद रखिएगा। और संभाजी ने एक व्यक्ति को अपना सलाहकार या कवि नियुक्त किया था जिसका नाम था कलश। और उस समय भारत में जो केंद्रीय शक्ति थी वह थी मुगल सम्राट, और उस समय औरंगजेब उसके शासक थे। और इसके समय में ही यानी मुगल काल में इसके पुत्रों को लेकर एक जंग छिड़ी, और इसका एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर। अकबर अपने पिता के खिलाफ हो जाता है, यानी औरंगजेब के खिलाफ हो जाता है। तो औरंगजेब अकबर को वहाँ से भगा देता है। जब औरंगजेब का पुत्र अकबर संभाजी के पास आता है तो वहाँ पे संभाजी इसको शरण देते हैं, और यहाँ पे यह अकबर रहने लगता है। जब यह खबर पता चलती है औरंगजेब को कि मेरा पुत्र अकबर को संभाजी ने शरण दिया है, तो इसी को पीछा करते हुए 1682 में औरंगजेब ने अपने बेटा का पीछा करते हुए दक्षिण अभियान को शुरू किया था। और जब यह दक्षिण में आक्रमण करना शुरू किया था तो औरंगजेब ने दक्षिण अभियान के दौरान जीत हासिल किया था, और 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया था औरंगजेब ने, और इसको जीतकर अपने मुगल क्षेत्र में मिला लिया था। और एक समय आया 1689 का, जब औरंगजेब द्वारा संभाजी पर भी आक्रमण किया है और संभाजी की हत्या कर देता है, और उसका जो बेटा है साहू जी को गिरफ्तार करके कैदी बना लेता है। कौन? औरंगजेब। और साहू जी को गिरफ्तार करके ले आता है, और उधर इसके पिता संभाजी की भी हत्या कर देता है। और उसके बाद जो शासक बनता है वह शिवाजी का जो द्वितीय पुत्र रहता है राजा राम, वह शासक बनता है संभाजी के बाद, यानी 1689 से 1700 में यह बनता है राजा राम शासक। और इसके समय मराठा की जो राजधानी थी वह हो जाती है सतारा। और इसके एक पत्नी का नाम बात की जाए तो इसके पत्नी थी ताराबाई, और इससे भी एक पुत्र हुआ था जिसका नाम रखा था शिवाजी द्वितीय। तो राजा राम भी ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाया और इसकी भी मृत्यु हो जाती है। जब भी इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका एक पुत्र जो रहता है वह शिवाजी द्वितीय, यह मात्र 4 वर्ष का रहता है और इसको शासक बना दिया जाता है मराठा साम्राज्य की। लेकिन इसकी जो एक माता रहती थी ताराबाई, इसकी संरक्षिका बनती है और यह शिवाजी द्वितीय का संरक्षिका बन के यह शासन चलाती है। और शिवाजी द्वितीय की बात की जाए तो यह 1700 से लेकर 1707 तक शासन संभालते हैं मराठा साम्राज्य की। जब 1707 की अगर बात की जाए यहाँ पे तो 1707 तक जब शासन संभालते हैं तो मुगल काल में अगर उस समय बात की जाए तो इधर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद औरंगजेब के बाद शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम क्या करते हैं, जो संभाजी का जो पुत्र था साहू जी, जिसको कैदी बनाकर ले गया था औरंगजेब, वह उसको आज़ाद कर देता है। और साहू जी जाकर अपने मिलती है चाची ताराबाई से और ताराबाई के साथ युद्ध करती है जिसका नाम होता है खेड़ा का युद्ध। और इस खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को हरा देती है और खुद साहू जी शासक बन जाते हैं, जिनका समयकाल 1707 से 1749 तक रहता है। और इनके समय काल में मराठा साम्राज्य का विभाजन हो जाता है। तो मराठा साम्राज्य का विभाजन याद रखिएगा साहू जी महाराज के काल में होता है और इनके समय में मराठा 2 भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तरी क्षेत्र और एक बढ़ जाता है दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में अगर बात की जाए तो साहू जी खुद रहते हैं जिनकी राजधानी सतारा थी, और दक्षिणी क्षेत्र में बात की जाए तो शिवाजी द्वितीय रहते हैं जो इसकी माता
ताराबाई जो संरक्षिका रहती है, और इसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो वह रहती है कोल्हापुर। और 1713 में साहू जी के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जाता है और 1713 में एक पेशवा नियुक्ति करते हैं जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। ये इनके काल में यानी साहू जी के काल में ये अपने क्षेत्रों को इतना बढ़ा लेते हैं अपने शक्ति को कि इनसे खुश होकर साहू जी महाराज इनको पेशवा नियुक्त करते हैं और इन्हीं के बाद यह कार्यभार जो होते हैं वह बालाजी विश्वनाथ यानी पेशवा अपना कार्यभार संभालने लगते हैं। जब साहू जी की मृत्यु हो जाती है 1749 में, तो उसके बाद जो अगला शासक बनता है मराठा का वह बनता है शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजा राम द्वितीय, जो यह मात्र 1 साल तक रहता है 1749 से लेकर 1750 में। और राजा राम द्वितीय जो रहता है, राजा राम द्वितीय जाकर मिलता है बालाजी विश्वनाथ से और इसके बीच में एक संगोला की संधि होती है जो होती है 1750 में। और इस संगोला की संधि के तहत क्या होता है, और इस संधि के तहत छत्रपति यानी जो मराठा सम्राट हुआ करते थे वह नाम मात्र भर प्रधान रह गया और मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक जो शासक बना वह बना पेशवा। तो पेशवा की अगर बात की तो इसको नियुक्त किसने किया था, तो याद रखिएगा साहू जी महाराज के द्वारा पेशवाओं को नियुक्ति हुई थी 1713 में और पहला पेशवा बने थे बालाजी विश्वनाथ। तो पेशवाओं के बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। हम यही वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।